गरीब की 5 स्टार थाली। आलोक हर दिन की तरह आज भी मंदिर की सीढ़ियों के बाहर बैठकर भीख मांग रहा होता है। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया। अभी इस उम्र में ज्यादा मेहनत भी नहीं होती है, इसीलिए भीख मांगनी पड़ रही है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो। आलोक ऐसे ही बाकी के कई भिखारियों के साथ में बैठकर मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांग रहा था कि तभी वहां से मंदिर की तरफ जमींदार किशन का निकलना होता है। जमींदार किशन अपने मुनीम के साथ था और वो मुनीम से कहता है, तुम तो जानते हो मुनीम जी कि हम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। हम इन सभी भिखारियों को एक एक केला देंगे। तुम हमारी तस्वीर खींचना ताकि वो अखबार में भी छप सके। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए जमींदार जी, ऐसी तस्वीर खींचूंगा कि आप खुद को भी नहीं पहचान पाएंगे और सब बोलेंगे कि अगर कोई खुले दिल का हो तो बिल्कुल जमींदार की तरह हो। ऐसा ही होता है। जमींदार सभी भिखारियों को एक एक केला देता है और सब लोगों के साथ में तस्वीर खिंचवा लेता है, जिसमें आलोक भी शामिल था। आलोक उस केले को हाथ में लेकर धीरे से बोलता है, कैसा जमाना आ गया है, एक केले में तो किसी का पेट भी नहीं भरता। भूखे को एक केला दिया है और तस्वीर ऐसे खिंचवाई है जैसे अपनी जायदाद नाम करती हो। ये बात जमींदार किशन के कानों तक भी चली जाती है। जमींदार किशन वो एक केला भी उससे छीनते हुए कहता है, तू सच में इस केले के भी लायक नहीं है। तुम जैसे गरीबों के लिए जितना भी कर लो, तुम लोगों को कम ही लगता है। चल निकल यहाँ से, कुछ नहीं है मेरे पास तुझे देने के लिए, और आज के बाद इस मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है जमींदार जी, आपके इस एक केले को खाकर मैं वैसे भी अमीर नहीं हो जाऊंगा। मैं दर दर भटक कर कूड़ा बीन लूंगा और अपनी बूढ़ी हड्डियों को परेशान कर लूंगा, लेकिन आपका दिया हुआ कुछ नहीं खाऊंगा। जमींदार किशन अपनी ये बेइज्जती सहन नहीं कर पाता और उसके बाद मुनीम के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए चला जाता है। जमींदार किसी को 1 रुपया दिया करता तो उस पर 100 रुपए का एहसान दिखाया करता। वहीं आलोक किस्मत से लाचार एक भिखारी था। ऐसे ही वो खुद से कहता है, बस बहुत हो गया, अब मैं और भीख नहीं मांग सकता। मैं जब जवान था तो मैं फैक्ट्री में काम करके गुजारा करता था। अब कम से कम मैं कूड़ा तो बीन ही सकता हूँ। कूड़ा चुकूंगा और उससे जो पैसे मिलेंगे उसे अपने गुजारे के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब आलोक ऐसे ही सड़कों से कूड़ा चुनने लगता है। तभी एक गाड़ी वाली औरत का वहां से निकलना होता है। उसके हाथ में एक लॉटरी की पर्ची होती है जो कि वो मसल कर फेंक देती है। आलोक को वो पर्ची मिल जाती है और वो खुद से कहता है, अरे ये क्या, लॉटरी की पर्ची, ये तो बिकेगी भी नहीं। कोई बात नहीं, इसे अपने पास रख लेता हूँ। क्या नंबर है इसका? 452108। क्या पता ये नंबर कभी लग जाए, तब तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। वैसे भी इस पर पूरे 10 करोड़ का इनाम है। आलोक इस बात को नजरअंदाज कर देता है। ऐसे ही सुबह से शाम तक वो कूड़ा जमा करने के बाद कूड़ा खरीदने वाले के पास जाता है और कहता है, भीम भाई, आज से मैंने भीख मांगना छोड़कर कूड़ा जमा करना शुरू किया है, तो ये कुछ सामान लेकर आया हूँ। इसमें से जो आप खरीद सको खरीद लो ताकि मैं कुछ खा सकूं। सुबह से कुछ नहीं खाया। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम भीख मांगना छोड़कर अपनी मेहनत के पैसे कमा रहे हो। मैं तुम्हें जो भी पैसे तुम्हारे बनेंगे उसके 20 रुपए फालतू ही दूंगा। आलोक ये बात सुनकर खुश हो जाता है। इतने सालों के बाद, जमींदार के तिरस्कार के बाद आलोक ने मेहनत से पैसे कमाए थे। आलोक को पूरे 50 रुपए मिलते हैं, जिसमें से वो 20 रुपए अपने खाने के लिए खर्च करता है और 30 रुपए संभाल कर रख देता है और खुद से कहता है, बस ऐसे ही गुजारा होता रहे, सब कुछ भला होगा। अब आलोक रोज ऐसा ही किया करता। भरी गर्मी में वो भीख मांगने की जगह खुद कूड़ा जमा किया करता और उसे बेचकर जो पैसे आते उसी से कुछ हल्का फुल्का खाकर अपना गुजारा कर लिया करता। एक दिन जब वो ऐसे ही कूड़ा जमा कर रहा था, तभी एक आदमी घोषणा करते हुए जाता है, भाइयों भाइयों भाइयों, बहनों बहनों बहनों, जिसकी इस बार 10 करोड़ की लॉटरी लगी है उस लॉटरी का नंबर है 452108। ये जिसका भी नंबर है वो लॉटरी ऑफिस में जाकर अपना इनाम ले ले। अगर कोई भी आज शाम तक इनाम लेने नहीं गया तो उसका इनाम रद्द कर दिया जाएगा। आलोक के कानों तक जैसे ये बात पहुंचती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो अपनी जेब में से उस पर्ची को निकालता है और उसका नंबर पढ़ते हुए कहता है। आलोक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसने कभी ये भी नहीं सोचा था कि जिसकी जेब में हमेशा 20 रुपए पड़े रहते थे, उसकी जेब में करोड़ों रुपए आने वाले थे। वो लॉटरी वाले के पास जाकर वो पैसे ले लेता है और लॉटरी वाला कहता है,
भाई साहब, आपको तो करोड़ों की लॉटरी लगी है और आप एक भिखारी हैं। माफ करना, मतलब भिखारी थे, तो अब आप इन पैसों का क्या करेंगे? जब से बूढ़ा हुआ भीख मांगकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया करता था, इसलिए ये पैसे मैं गरीबों के हित में ही इस्तेमाल करूंगा। मैं गरीबों को 5 स्टार थाली प्रोवाइड करूंगा, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। अरे वाह भाई, आपके विचार तो बहुत नेक हैं। जहां आजकल कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, वहां आप गरीब को 5 स्टार थाली प्रोवाइड करेंगे, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। आलोक अब 5 स्टार होटल का निर्माण अपने गांव के अंदर करवाता है। जमींदार तक भी ये बात जाती है तो जमींदार अपने मुनीम से कहता है, मैं यहाँ लोगों को एक केला देते हुए भी उसके साथ में 2-3 तस्वीरें खिंचवाता हूँ, और वो गरीब अगर गांव के गरीबों को 5 स्टार थाली देने लगेगा तो हर कोई उसी की तारीफ करेगा, और जो जो मैंने अब तक लोगों के लिए किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। आप मुझ पर छोड़ दीजिए साहब, मैं जाकर उस आलोक के कान भरने की कोशिश करता हूँ कि वो जो कर रहा है वो गलत है। ये पैसे लेकर शहर में कहीं और जाकर रहने लग जाए, क्यों सोच रहा है गरीबों के बारे में। अब जमींदार के कहने पर मुनीम जाकर आलोक से इस बारे में बात करता है, लेकिन आलोक अपने निर्णय से टस से मस भी नहीं होता और मुनीम से कहता है, मुनीम जी, मैं हर गरीब को वो स्वाद देना चाहता हूँ जो कि पैसे न होने की वजह से उन्हें मिल नहीं पाता, और उन्हें हमेशा भीख मांगकर या कोई छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करना पड़ता है। आलोक की बात सुनकर मुनीम को एहसास होता है कि वो अब तक जमींदार का साथ दे रहा था जो गलत था, जबकि उसे आलोक का साथ देना चाहिए था। मुनीम ने कहा, आलोक भाई, मैं तुम्हें यहाँ समझाने आया था, लेकिन तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे समझ में आ गया कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो, क्योंकि जमींदार की गुलामी तो बहुत कर ली, अब किसी का भला करने का समय आ गया है। आलोक को भी अब जमींदार के मुनीम का साथ मिल जाता है और दोनों मिलकर कुछ बावर्चियों को काम पर रख देते हैं। थोड़ी देर में आलोक का गरीब की 5 स्टार थाली नाम से रेस्टोरेंट खुल जाता है, जहाँ पर कई सारे लोग खाना खाने के लिए आने लगते हैं। सच में हमने कभी सोचा नहीं था कि अगर आलोक की किस्मत बदल जाएगी तो वो इतना बड़ा काम करेगा और हम जैसे गरीबों के लिए 5 स्टार थाली देने लगेगा। अगर आलोक की जगह कोई और होता तो ये सारे पैसे लेकर शहर में कहीं रहने चला जाता और सारी अपनी सहूलियत की चीजें जमा कर लेता, लेकिन उसने हम गरीबों के बारे में सोचा जिन्हें हम तब दुत्कार देते थे जब वो कुछ खाने को मांगता था। जरा देखो तो इस थाली में कितना कुछ है। घी लगी रोटियां हैं, चावल हैं, 3 तरह की सब्जी है, रायता है, मीठा है। सच में हर कोई आलोक की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। वहीं कंबल ओढ़कर जमींदार भी उस थाली को खाने के लिए आता है ताकि बस खाने में कमी निकाल सके। लेकिन जैसे ही जमींदार ने उस खाने को खाया तो उसने मन में कहा, बस बहुत हो गया। आखिर अब मैं उस आलोक को इतना बर्बाद करने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। मेरे पास उससे ज्यादा पैसे हैं अभी भी, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी गांव वालों के बारे में नहीं सोचा। हमेशा अपना भला चाहा, लेकिन उसके पास जितने पैसे आए उसने गरीब की 5 स्टार थाली में लगा दिए। किशन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कंबल ओढ़कर ही वहां से चला जाता है। लेकिन मुनीम, जो सालों से उसके साथ रहा था, वो समझ जाता है कि जमींदार भी भेष बदलकर खाना खाने के लिए आया था। वहीं कुछ ही दिनों में गांव की पंचायत में फैसला सुनाया जाता है और आलोक की भलाई को देखते हुए उसे गांव का नया सरपंच बना दिया जाता है। ओह, ऐसा लगता है बारिश आने वाली है। बारिश से मौसम कितना खुशनुमा हो जाता है ना? तू तो बारिश का नाम भी मत ले, मुझे तो बारिश के नाम से ही डर लग रहा है। पता है बारिश हम गरीबों के लिए कितनी मुसीबत लाती है। हमारे घर की छत बारिश शुरू होते ही टपकने लगती है। मुझे तो डर है कहीं इस बार की बारिश से हमारे घर की छत ही कहीं ना टूट जाए। ओफो, तू भी ना प्रिया बड़ा डरती है। भला घर की छत इतनी कमजोर थोड़ी ना होती है जो बारिश के आने से ही टूट जाए। अच्छा यार प्रिया, अब मैं चलती हूँ, बारिश आने वाली है लगता है। प्रिया भी अपने घर लौट आती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो घर पहुंचती है और देखती है कि उनकी छत टपकने लगी है। हे राम, ये लो, बारिश शुरू हुई नहीं कि इस छत ने फिर से टपकना शुरू कर दिया। आने दे तेरे बाबा को प्रिया, आज ही उनसे कहकर ये छत ठीक करवाती हूँ। अरे नहीं माँ, बाबा को छत ठीक करने के लिए मत बोलना, कहीं बारिश में पिताजी का पैर फिसल गया तो। अरे तो मैं कौन सा उनको अभी ठीक करने के लिए कहूंगी, जब बारिश रुक जाएगी तब मैं उनको ठीक करने के लिए कहूंगी। शाम को मनोहर घर आता है। अरे आप तो पूरी तरह भीग गए, जाइए पहले कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। तब तक मैं आपके लिए चाय रख देती हूँ। मेरी छोड़ो, लेकिन ये बताओ, ये छत फिर से टपकना शुरू हो गई ना?
हाँ, फिर वही हाल हो गया। अभी सारे घर में पोछा लगाया है। एक काम करो, जल्दी से चाय बना दो, उसके बाद मैं छत ठीक कर दूंगा। चाय पीते ही मनोहर बाहर सीढ़ी लगाकर छत पर जाकर छत की मरम्मत करने लगता है, लेकिन बारिश होने की वजह से छत पर फिसलन हो गई, जिस कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो छत से नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर प्रिया और शांति बाहर आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ, मैंने मना किया था ना बारिश में बाबा को छत पर मत जाने दो, अब लग गई ना चोट। अरे अब दोनों लड़ती ही रहोगी या मुझे अंदर भी लेकर जाओगी? जैसे तैसे वो दोनों उसे अंदर लेकर आती हैं। फिर प्रिया अपने बाबा की कमर पर मरहम लगाती है, जिसके बाद उसे थोड़ा आराम मिलता है। रात में वो तीनों अपने कच्चे घर में सो ही रहे थे कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट होने लगती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब उनकी छत से हर जगह से पानी टपकने लगता है और उनके घर की छत का एक हिस्सा टूटकर गिरने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये छत तो लगता है गिरने वाली है। चलो चलो, जल्दी से चलो यहाँ से, अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। वो सभी घर से बाहर निकल आते हैं। वो बाहर आते ही हैं कि इतने में उनके घर की छत टूटकर गिर जाती है। अपनी आंखों के सामने ये सब देख वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप हमें समय रहते बाहर ले आए, नहीं तो आज तो ना जाने क्या अनहोनी हो जाती। लेकिन इतनी मेहनत से बनाया हुआ हमारा घर आज टूट गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। परेशान मत हो शांति, ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा। लेकिन अब हम इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे जी? माँ, इतनी बारिश में यहाँ यूँ रुकना ठीक नहीं है। घर की मरम्मत हम बाद में करवा लेंगे, तब तक हम मेरी सहेली अमायरा के घर चलते हैं। उसका घर दूर भी नहीं है। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ था। वो लोग उस तेज बारिश में भीगते हुए अमायरा के घर पहुँचते हैं। अमायरा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उन सबकी ऐसी हालत देख उन्हें जल्दी से घर के अंदर ले आती है। अरे, आप सब तो बुरी तरह भीग चुके हो और इतनी रात गए यहाँ पर, सब ठीक तो है ना? प्रिया उसे सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर अमायरा को बहुत दुख होता है। वो प्रिया के मम्मी पापा को गेस्ट रूम में भेज देती है और प्रिया को अपने बेडरूम में ले जाती है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम सबकी जान बच गई। और रही घर की बात, तो कुछ समय बाद घर की मरम्मत करवा लेना। ये इतना आसान नहीं है अमायरा। पहले ही बाबा ने मेरी पढ़ाई के लिए इतना कर्जा लिया हुआ है, बड़ी मुश्किल से वो हर महीने उसकी किश्त भरते हैं। आज भी बाबा छत की मरम्मत करते हुए नीचे गिर गए और उनकी कमर में चोट आ गई। वो भले ही दर्द ना होने का बहाना करते हो, लेकिन मैं जानती हूँ उनकी कमर में बहुत दर्द है। यहाँ आते हुए भी वो अपनी कमर को पकड़ते हुए चल रहे थे। मैं जानती हूँ वो कभी अपना दर्द नहीं बताएंगे। अब मैं सोच रही हूँ अगर मुझे कहीं नौकरी मिल जाती तो उन्हें आराम मिल जाता। कह तो तू ठीक रही है, ऐसा कर कल ही तू कहीं इंटरव्यू देने चली जा, क्या पता बात बन जाए। अगले दिन ही प्रिया नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन उसे वहाँ निराशा ही हाथ लगती है। देखिए, अभी आपकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। और अगर आप नौकरी करना ही चाहती हैं तो पहले आपको 6 महीने तक ट्रेनिंग पीरियड पर रहना होगा, लेकिन तब तक हम आपको कोई सैलरी नहीं देंगे। 3 महीने के बाद ही देना शुरू करेंगे। लेकिन सर, मुझे पैसों की अभी बहुत जरूरत है, क्या अभी आप मुझे सैलरी नहीं दे सकते? नहीं, ये हमारे यहाँ के रूल्स हैं और आपको इतनी ही नीड है पैसों की तो आप कॉल सेंटर में जाकर पता कीजिए, शायद आपको वहाँ काम मिल जाए। वो कॉल सेंटर में नौकरी के लिए जाती है, लेकिन वहाँ का माहौल उसे पसंद नहीं आता और वो वापस आ जाती है। वो जब वहाँ से लौट रही होती है तो फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो खुद को बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। तभी उसकी नजर एक ठेले पर खड़े भुट्टे वाले पर जाती है। उसके ठेले के आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तभी उसके मन में एक विचार आता है, इस भुट्टे वाले की तो अच्छी खासी बिक्री हो रही है। जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती तब तक क्यों ना मैं भी भुट्टे ही बेचूं। वैसे भी बारिश का मौसम है, बारिश में सबको भुट्टे खाना पसंद होता है और मुझे तो भुट्टे की भेल बनाना भी बहुत अच्छे से आता है। माँ कहती भी है कि मैं बहुत अच्छी भुट्टों की भेल बना लेती हूँ, लेकिन ये काम शुरू करने के लिए पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। घर आकर सारी बात वो अमायरा को बताती है। अरे तो तू टेंशन क्यों लेती है? काम खोलने के लिए तुझे जो पैसे चाहिए मुझसे ले लेना और जब तेरी कमाई अच्छी होने लगेगी तो लौटा देना। अगले दिन से ही प्रिया सड़क किनारे गर्मा गर्म भुट्टे और भुट्टे की भेल बेचने लगती है। भुट्टे ले लो, भुट्टे की भेल ले लो। भुट्टा? मुझे गर्मा गर्म भुट्टा दे दीजिए और मुझे भुट्टा भेल बनाकर दे दीजिए। बचपन में मेरी दादी बनाती थी, अब तो कई साल हो गए इसे खाए हुए। जी ये लीजिए। वाह, क्या स्वाद है इस भेल में, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अब बारिश में बहुत सारे लोग घूमते फिरते उसके ठेले पर आते हैं और उससे भुट्टे और भेल खरीदने लगते हैं। उसका काम अब बहुत अच्छा चलने लगता है। वो खूब अच्छी कमाई करती है। अब वो कुछ ही महीनों में अपने पिता का सारा कर्जा चुका देती है, साथ ही अपने घर की मरम्मत भी करवा लेती है।
ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। अब वो 2 भुट्टे के ठेले खोल लेती है, जिसमें से एक उसके माँ बाबा संभालते हैं और दूसरे को वो खुद संभालती है। फिर कुछ समय बाद वो अमायरा के पैसे भी लौटा देती है। तो सच में बहुत अच्छी दोस्त है मेरी अमायरा। अगर तूने उस वक्त मेरी मदद नहीं की होती तो ना जाने आज हमारा क्या होता। ये बात सुनकर अमायरा मुस्कुरा देती है और प्रिया को गले से लगा लेती है। Thanks for watching.